होमोजाइगोसिटी का मीनिंग जब कोई ट्रेट या कैरेक्टर के लिए जब हम जो जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, तो जीन कोई भी कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में डीएनए का एक फ्रेगमेंट होता है, ओके, तो दैट fragment or segment of DNA which codes for an mRNA or protein called as gene. किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला, mRNA और प्रोटीन बनाने वाला जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं जीन। ओके, जीन क्या है? फ्रेगमेंट और सेगमेंट ऑफ डीएनए which codes for an mRNA, मैसेंजर आरएनए को कोड करेगा, codes for an mRNA और प्रोटीन। प्रोटीन बना मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीन। ये तो हो गया जीन की डेफिनेशन। ओके, अब जीन को जब हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें जेनेटिक्स में, तब जीन को हम प्रैक्टिकली कैसा प्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट करेंगे। दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमें उसका केवल थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब हम प्रैक्टिकली वहां पर बताएंगे तो डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो किसी कैरेक्टर के लिए कोड कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोई जीन 1 है, जीन 1 हमने नाम दिया उसको जीन 1। तो इसमें जो सीक्वेंसेस है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, इस तरह के जो सीक्वेंसेस है इनकी बेस पेयर इसके आगे बढ़ा सकते हैं आप। एडेनिन के साथ में थाइमिन बाइंड होता है डबल बॉन्डिंग के साथ, ग्वानिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साइटोसिन बाइंड होता है। ये आपको बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में भी पढ़ाया है 11th क्लास में। तो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन ऐसे सीक्वेंस यहाँ पर डीएनए के सीक्वेंसेस हैं। फिर डीएनए के सीक्वेंसेस यहाँ पर इस तरह से मिल सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वाला डीएनए का फ्रेगमेंट जो एमआरएनए बना सकता है और फर्दर प्रोटीन भी बनाने की कोशिश कर सकता है, प्रोटीन भी बना सकता है, तो उससे कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। फॉर एग्जांपल ये जीन 1 केराटिन प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये केराटिन प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है। और केराटिन हमारी एपिडर्मिस की जो सबसे बाहर वाली सेल्स होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसमें भी लगता है केराटिन। ओके, हमारे हेयर बनाने के लिए भी केराटिन प्रोटीन लगता है। तो इस तरह से मतलब ये केराटिन बनाने वाला जीन है, केराटिन प्रोटीन बनाएगा, उससे कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे हमारे। ओके, तो उसको हम बोलते हैं जीन, डीएनए के फ्रेगमेंट। जीन को अभी हमें थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करना है ओनली, तो जीन इज रिप्रेजेंटेड by an allelomorphic pair। allelomorphic पेयर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पेयर है मतलब कपल है, जोड़ा है कुछ। ओके, तो एक सिंगल से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, पेयर से, allelomorphic पेयर से। फॉर एग्जांपल हमने इसको कहा कि ये जीन 1 केराटिन बनाने वाला है, तो केराटिन का के लेटर ले लिया हमने यहाँ पर, और कैपिटल के ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, या कैपिटल के स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे, या स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, इस तरह से हम केराटिन का हमने के लेटर ले लिया, हमने बोल दिया उसको के लेटर। हमें पता है कि ये पूरा ये जीन केराटिन बनाने वाला है, उसको हमने नाम दे दिया था जीन 1 या जीन के। ओके, तो केराटिन से के तो हम असाइन करते हैं वहां पर, ऐसा डीएनए पर जीन पर ऐसा नाम नहीं होता, हम वहां पर असाइन करते हैं, ऐसे कोड्स देते हैं। और केराटिन का के लेटर ले लिया और इसको फिर हम इस तरह से 3 वे में इस जीन का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। allelomorphic पेयर, तो हमने पेयर लेते हुए दिखाया है। अब यहाँ पर दोनों अलील कैपिटल लेटर में लिखे हैं, तो कैपिटल लेटर जब हम असाइन करेंगे किसी जीन को, तो कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट अलील को। ओके, डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल लेटर। ओके, तो यहाँ पर के लिया है, तो कैपिटल के यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट अलील को, वाइल जो
स्मॉल लेटर लेते हैं हम लोअर केस में, ओके। जो लोअर केस में हमने यहाँ पर के को रिप्रेजेंट किया, ये रेसेसिव एलील को रिप्रेजेंट करता है। फिर डोमिनेंट का मतलब क्या और रेसेसिव का मतलब क्या, ओके। सबसे पहले डोमिनेंट, डोमिनेंस, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? डोमिनेंट टर्म का मीनिंग क्या होता है? हेलो, डोमिनेंट, इससे क्या समझते हो आप लोग? दो टीम खेल रही है एक साथ में कोई गेम, और उसमें से एक टीम डोमिनेंस दिखा रही है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका रूल चल रहा है। हाँ, क्या बेटा? उसका क्या? शायद सेजल की आवाज आई थी, बोलो बेटा सेजल, क्या? उसके रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। रूल्स अप्लाई हो रहे हैं? नहीं, डोमिनेंस में मतलब कि वो ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली जो है वो प्ले कर रहे हैं, ओके। मतलब वो जीतने के करीब, वो इफेक्टिवली जो है वो शो कर रहे हैं प्ले वहां पर, उसको बोलेंगे हम डोमिनेंस, ओके। तो जो ज्यादा इफेक्टिव है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, ओके। तो इफेक्टिव अलील या डोमिनेंट मतलब एक्सप्रेसिव अलील, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब वो एक्टिव है, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट अलील। व्हाइल जो डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सप्रेस हो जाएगा, अपने इसका एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, उसको हम बोलेंगे रेसेसिव एलील, ओके। तो जैसे यहाँ पर देखो कैपिटल के ये दोनों एलील्स क्या है? डोमिनेंट है, ओके। कैपिटल के स्मॉल के, इसमें एक कैपिटल के है मतलब ये डोमिनेंट एलील है और एक में रेसेसिव एलील, लेकिन थर्ड वाले में हमने बोला दोनों रेसेसिव एलील। इनको क्या टर्म देते हैं? तो जो दोनों एलील्स सेम टाइप के होते हैं, ओके, both the alleles in an allelomorphic pair are dominant or recessive, then उनको हम होमोजाइगस बोलते हैं, okay? Then called as homozygous, okay? तो इस एग्जांपल में होमोजाइगस कौन कौन हो गया बेटा? कैपिटल के स्मॉल के कौन होमोजाइगस है इसमें से? सर कैपिटल के और स्मॉल ओनली कैपिटल के एक बार बोला आपने? सर कैपिटल के और स्मॉल के, कैपिटल के और स्मॉल के, ये होमोजाइगस हो गया। होमो का मतलब? दोनों कैपिटल, फर्स्ट एंड दोनों कैपिटल की और दोनों स्मॉल। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब बताओ। सिमिलर। सर वन। सिमिलर। तो इसमें सिमिलर कौन से दिख रहे हैं आपको तीनों में से? स्मॉल के एंड बिग के। ये और ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं ना, दोनों एलील्स उसमें सिमिलर आ रहे हैं ना। हमने क्या कहा? बोथ द एलील्स इन एन एलिलोमॉर्फिक पेयर आर डोमिनेंट और रेसेसिव। तो दोनों डोमिनेंट होना चाहिए, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो दोनों के दोनों एलील आइदर डोमिनेंट होना चाहिए और रेसेसिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों एलील डोमिनेंट है, ये दोनों एलील रेसेसिव है,
होमो मतलब सेम, तो सेम कंडीशन हमको दिख रही है फर्स्ट वाले केस में और थर्ड वाले केस में, तो ये दोनों हो गए होमोजाइगस। क्लियर है सबको? होमोजाइगस कंडीशन में नहीं किसी को सर, कोई डाउट नहीं है? समझ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? होमो का मतलब बताओ बेटा। सर लाइक दो चीजें मगर वो सिमिलर है। हाँ, तो इसमें इसमें दो चीजें सिमिलर किस किस में दिख रही तुमको इन तीनों में से? पहला केस, सर इसमें इसमें सिमिलर है क्या ये दोनों के दोनों? हाँ सर, दोनों कैपिटल है। हाँ, फिर ये हो गया होमो। इसमें सेकंड में देखो, सेकंड में दोनों सिमिलर है क्या? नहीं सर, एक कैपिटल एक स्मॉल है। हाँ, तो जो जो सेम नहीं होते उसको हम बोलेंगे डिफरेंट, और डिफरेंट के लिए हम टर्म यूज करते हैं हेट्रो, उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। जब एन allele is dominant and other allele, okay, in an allelomorphic pair, allelomorphic pair मतलब allele की पेयर, in an allelomorphic pair, if an allele is dominant and other allele is recessive, एक allele अगर dominant है और दूसरा allele अगर recessive है, तो then उस allelomorphic pair को हम बोलेंगे heterozygous। ठीक है, इसको कहेंगे हम हेट्रोजाइगस। ये हो गया हेट्रोजाइगस, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। लेकिन ये थर्ड वाला क्या दिख रहा है बेटा शुभ तुमको? थर्ड वाला क्या है? सर दोनों रेसेसिव है। हाँ, तो फिर क्या बोलोगे, होमोजाइगस बोलोगे कि हेट्रोजाइगस बोलोगे? सर होमोजाइगल। हाँ, अब समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ, इस तरह से तो जीन जीन को अलील की पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये जीन 1 हो गया, ये जीन 2, ये जीन 3 हो गया। ओके, तो जिसमें से एक ही टाइप का जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में मिल सकता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में केराटिन बनाने वाला कैपिटल के मिलेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में कैपिटल के स्मॉल के मिलेगा और कुछ में स्मॉल के मिलेगा। इनमें स्मॉल के मिला मतलब वो रेसेसिव वाले हैं दोनों के दोनों, और रेसेसिव मतलब इनएक्टिव, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कभी। ठीक है, ये रेसेसिव एलीन है, ये डोमिनेंस की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन डोमिनेंट तो एक्सप्रेस कर पाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ अमाउंट में केराटिन बनेगा इसमें। ये दोनों कैपिटल के हैं, दोनों डोमिनेंट है, दोनों एक्सप्रेस करेंगे, इनमें अच्छा अमाउंट में बनेगा केराटिन। इसमें केराटिन ज्यादा बनेगा, इसमें थोड़ा केराटिन कम बनेगा, और इसमें केराटिन बनेगा ही नहीं, रेसेसिव है तो। ओके, क्योंकि वो इनएक्टिव एलील है। रेसेसिव एलील मतलब इनएक्टिव, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको होमोजाइगोसिटी फिर आप कैसे मेंटेन करेंगे, होमोजाइगस समझ में आ गया तो होमोजाइगोसिटी भी समझ में आ जाएगा फिर। डन सर। डन सर। मानकापुर सर। ब्रांच से बोल। चलो, तो होमोजाइगस इसमें से ये दो हैं, दोनों डोमिनेंट या दोनों रेसेसिव। मतलब कभी भी जीन को होमोजाइगस रिप्रेजेंट करना है तो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या होमोजाइगस रेसेसिव होगा। तो मेंडल ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट करना थे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए होमोजाइगोसिटी मेंटेन की। इसका मतलब है कि उसने हर एक कैरेक्टर के लिए जीन कैसे लिए थे, होमोजाइगस। होमोजाइगोसिटी मेंटेन करना इट मींस होमोजाइगस जीन्स ऑब्टेन करना। मेंडल ऑब्टेन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगोसिटी मेंटेन करने का मतलब होता है ऑब्टेनिंग होमोजाइगस जीन्स।
होमोजाइगस जीन्स निकालना। अब होमोजाइगस जीन्स तो हमको बाहर से नहीं दिख सकते, क्योंकि कैरेक्टर तो दिख सकता है बाहर से, एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट के कैरेक्टर के बेसिस पर हम देखते हैं। तो एक पी प्लांट देखा, वहां पर पी प्लांट्स को देखा, उसने ऑब्जर्व किया, तो कुछ पी प्लांट वहां पर प्रॉपर टॉल थे, तो प्रॉपर वहां पर ग्रो किए, तो प्योर टॉल, प्रॉपर टॉल हुए जितना ग्रो करना चाहिए। क्योंकि कुछ पी प्लांट शॉर्ट रह गए, उतने ग्रो नहीं हो पाए जितना उनको ग्रो करना था। ओके, डॉट रह गए। लेकिन कुछ प्लांट उसने देखे कि ना तो पूरी तरह से टॉल जितनी हाइट बना पाए हैं, ना ही वो डॉर्फ रह पाए हैं। मतलब वो टॉल तो हुए हैं, लेकिन जितने यूजुअली जो प्योर टॉल प्लांट होते हैं, जितनी हाइट अटेंड करते हैं, जितना वहां पर लेंथ अटेंड कर रहे हैं, उतनी नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उनको हाइब्रिड टॉल कहा उसने। हाइब्रिड, ओके, तो प्योर टॉल, टॉल का टी लेटर ले लिया, तो प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी। डॉर्फ रह गए, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेंथ नहीं बढ़ा पाए वहां पर, वो अपनी लाइनर्स की, अपने वहां पर स्टेम की, तो उसके लिए क्या लिखेंगे फिर हम, कैपिटल टी इसके लिए लिखा है हमने। तो शॉर्ट के लिए डॉर्फ रह गया, टॉल होना ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, इसलिए हम डोमिनेंट एलिमेंट से दिखा दिया है, प्योर टॉल है इसलिए कैपिटल टी। शॉर्ट रह गया, डॉर्फ रह गया, मतलब रेसेसिव कैरेक्टर है, तो कौन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसके जीन को, स्मॉल टी से। ओके, जीन के लिए लेटर एक ही लेना है आपको, टॉलनेस का टी लेटर ले लिया आपने। ओके, तो जो एक्सप्रेस कर रहा है प्रॉपर प्योर टॉल बन रहा है, उसको कैपिटल टी लिखेंगे। जो टॉल नहीं हो पा रहा है, डॉर्फ रह रहा है, शॉर्ट रह रहा है, उसके लिए हम स्मॉल टी लिखेंगे कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है उसका टॉलनेस का जीन। ओके, टॉलनेस का जीन मतलब वो जिब्रेलिक एसिड नहीं बना पा रहा है, जिब्रेलिन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि स्टेम की लेंथ के लिए, इंटरनोड की इलॉन्गेशन के लिए जिब्रेलिन हार्मोन हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन में पढ़ चुके हैं। मतलब ये जो टॉलनेस का जीन है वो जिब्रेलिन हार्मोन बनाता है, जिब्रेलिक एसिड बनाता है, ये नहीं बना पा रहा है, इसलिए रेसेसिव, ये इनएक्टिव हो गया जीन, नहीं बना पा रहा है। और ये हाइब्रिड है, मतलब थोड़ा बना पा रहा है, थोड़ा बना पा रहा है, मतलब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से। ओके, मतलब ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, प्योर टॉल बना रहा है, मतलब ये डोमिनेंट है और होमोजाइगस कंडीशन में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट जीन। ओके, ये डॉर्फ है मतलब रेसेसिव है, और दोनों टी स्मॉल है, मतलब ये रेसेसिव कंडीशन में दोनों तरफ से, तो इसलिए होमोजाइगस रेसेसिव, हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव होता है, होमोजाइगस रेसेसिव ऐसे नाम देंगे हम इसको। और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी को, कैपिटल टी में एक आया है डोमिनेंट एलील और एक आया रेसेसिव, मतलब ये होमो नहीं है, ये हेट्रो है, तो हेट्रोजाइगस। अब इस हेट्रोजाइगस में हम क्या लिखे, डोमिनेंट लिखे या रेसेसिव? तो सबसे पहले तो ये आपको ये देखना है कि कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा तो हम डोमिनेंस बताते हैं। तो हमने हाइब्रिड के आगे क्या लिखा है, टॉल लिखा है कि डॉर्फ लिखा है? टॉल, मतलब इसमें जिब्रेलिक एसिड थोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है वहां पर अपने आप को, इसलिए वो डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीन ये हो गया। ओके, डोमिनेंट क्यों बोला, क्योंकि कुछ अमाउंट पे वहां पर एक्सप्रेशन हो रहा है, लेकिन साथ में रेसेसिव है, इसलिए उसको हेट्रोजाइगस बोला है। जब भी आप यहाँ पर कैपिटल लेटर से असाइन करेंगे, मतलब वो एक्टिव एलील को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों एक्टिव एलील होंगे तो उसको होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, दोनों रेसेसिव एलील रिप्रेजेंट करेंगे तो होमोजाइगस रेसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलना है आपको अभी पूरे इस चैप्टर के लिए। क्लियर है बेटा?
इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये पूरे क्रॉसेस वगैरह जो भी आप पढ़ने वाले इस चैप्टर में उनका बेसिक है। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछ लो जल्दी से। नहीं सर, क्लियर है। गुड। तो मेंडल ने होमोजाइगोसिटी मेंटेन की, मतलब उसने क्या ऑब्टेन किए होंगे? ये होमोजाइगस, द प्योर टॉल, प्योर डॉग, प्योर कैरेक्टर। ओके, इसलिए उसको प्योर लाइन बोला गया। तो होमोजाइगोसिटी मतलब प्योर ट्रेड्स, होमोजाइगोसिटी मेंटेन करना मतलब प्योर ट्रेड ऑब्टेन करना, to obtain pure traits. ओके, प्योर ट्रेड्स मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव। तो हेट्रोजाइगस को लेंगे ही नहीं, ओनली सिलेक्ट करना है किसको? होमोजाइगस को, इसलिए उसका नाम पड़ा है होमोजाइगोसिटी। ओके, सिलेक्शन ऑफ ओनली होमोजाइगस ट्रेट्स, सिलेक्शन ऑफ ओनली होमोजाइगस ट्रेट, ओनली होमोजाइगस ट्रेट को सिलेक्ट करना है क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। तो जब भी आपके क्वेश्चन में मेंडल का एक्सपेरिमेंट ऐसा लिखा आ जाए, या होमोजाइगोसिटी या प्योर लाइन ट्रेट, इन तीनों में से एक भी टर्म आ जाए, तो उसका मतलब है आपको स्टार्टिंग क्रॉस की करना है होमोजाइगस ट्रेट लेकर के, होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। इसको यूज नहीं करना है आपको क्रॉस करते समय, ये बनेगा बाद में, इन दोनों के क्रॉस से ये नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा, लेकिन क्रॉस स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? मेंडल का क्रॉस, मेंडल का नाम ले लिया तो, या प्योर लाइन टर्म यूज कर ली, या फिर होमोजाइगस ये टर्म यूज कर ली, तो तब आपको होमो यहाँ पर इनसे स्टार्ट करना है। ओके, होमोजाइगस जीन से, ऐसे कैपिटल कैपिटल लेटर वाले और वहां पर लोअर केस वाले स्मॉल लेटर्स वाले से स्टार्ट करना है, हेट्रोजाइगस से स्टार्ट नहीं करना है। ओके, तो होमोजाइगोसिटी या होमोजाइगोसिटी को मतलब है सिलेक्शन ऑफ ओनली होमोजाइगस ट्रेट। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये कैपिटल टीटी है? हमको तो बाहर से वो अगर टॉल दिख रहा है तो टॉल ग्रो हो रहा है कोई, तो टॉल प्योर टॉल भी हो सकता है या हाइब्रिड टॉल भी हो सकता है फिर तो। ओके, प्योर टॉल भी हो सकता है या हाइब्रिड टॉल भी हो सकता है। तो डोमिनेंट तो दो टाइप के हैं, होमोजाइगस भी डोमिनेंट है और हेट्रोजाइगस टाइप का भी डोमिनेंट हो सकता है। तो इसके लिए उसने क्या किया? बार बार सेल्फिंग की। ओके, बार बार क्या किया उसने? सेल्फिंग। जैसे पता नहीं है कि सेकंड वाला एलील कौन सा है, क्योंकि टॉल है तो एक कैपिटल टी तो होगा ही। ओके, अब उसको टॉलनेस, टॉल प्लांट चाहिए होमोजाइगस वाला, समझ लो। तो मेंडल ने कैसे ऑब्टेन किया? उसने क्या किया, जो प्लांट है पी प्लांट, तो पी प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट है। ओके, पी प्लांट के ऊपर एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों मिलते हैं, इवन उसका फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होता है। तो पी प्लांट में, ठीक है, हम फैबेसी फैमिली के बारे में नोट में पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के टाइम पर। ओके, 9+1 एंथर वाला हमने वहां पर क्वेश्चन भी किए थे, अगर आप लोग को याद हो तो। ओके, तो फैबेसी फैमिली का मेंबर है और फैबेसी फैमिली में के जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो प्लांट ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल हो गया। तो उसमें एंड्रोशियम भी और गायनोशियम भी है एक ही प्लांट पर। तो सेल्फिंग आसानी से हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, वहां पर ऑटोगैमी आसानी से हो सकती है। तो मतलब मेल गैमेट्स उसी प्लांट के और फीमेल गैमेट भी उसी प्लांट के हैं। मेल गैमेट बनाने वाली सेल भी उसी की प्लांट की है और फीमेल गैमेट बनाने वाली सेल भी उसी प्लांट की है। तो जो डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर कैपिटल टी और साथ में दूसरा वाला जो भी जिस भी टाइप का वो टॉल है वो प्रेजेंट होगा। तो इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाते हैं उसको बोलते हैं सेल्फिंग। याद रखना बेटा, जब भी प्लांट्स के लिए सेल्फिंग लिखा होगा उसका मतलब रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब भी क्रॉसिंग लिखा रहेगा उसका मतलब होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, लेकिन एनिमल्स के लिए भी हम कभी कभार सेल्फिंग और
क्रॉसिंग लिखते हैं। तो एनिमल्स के लिए जब हम लिखेंगे सेल्फिंग तो उसका मतलब होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और क्रॉसिंग का मतलब होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ओके, कोई भी एनिमल सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता। इवन बाइसेक्सुअल एनिमल लाइक मतलब हर्माफ्रोडाइट्स लाइक अर्थवर्म, लीच, इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं एक ही बॉडी पर, लेकिन फिर भी वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते। ओके, सॉरी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते। पोलन ग्रेन होना चाहिए पॉलिनेशन के लिए, तो एनिमल में तो पोलन ग्रेन होता ही नहीं है। आप बोलोगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते। कोई भी एनिमल, इवन बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करते हैं ऑल एनिमल्स, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब हम सेल्फिंग लिखेंगे एनिमल्स के लिए, तो इसका मतलब होगा कि सेम जीनोटाइप वाले, सेम जीन वाले दो अलग अलग मेंबर्स, ओके, दो एनिमल्स, लेकिन उनका जो हम कैरेक्टर ले रहे हैं, जीन ले रहे हैं, वो सेम रहेगा दोनों के पास में, तब हम उसको बोलेंगे सेल्फिंग। और अगर दो एनिमल्स ले रहे हैं एक ही स्पीसीज के, ओके, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दिखा रहे हैं, उनपे क्रॉसिंग करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्रॉसिंग मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब कि दोनों में अलग अलग कैरेक्टर्स है। एक के पास में कैपिटल टी है तो एक के पास में कैपिटल टी या स्मॉल टी होगा, सेम नहीं होगा। सेम अगर दिखाएंगे तो मतलब वो सेल्फिंग, ओके, और दोनों को अलग अलग दिखाया तो इसका मतलब होगा क्रॉसिंग, ओके, ये ध्यान रखना। तो सेल्फिंग करवा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन वहां पर करवाया प्लांट में उसने, और सेल्फ पॉलिनेशन से एक ही प्लांट की सभी सेल्स है तो सब में जीन सेम होंगे। जैसे हमारे पास में, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है हर एक सेल के अंदर, तो उसमें हर जगह पर जीन सेम है, ओके, हर जगह पर जीन सेम है। बस इतना वहां पर हमारे इसमें हम कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कुछ जगह पर कुछ जीन एक्सप्रेस करते हैं, कुछ जगह पर नहीं। जैसे इंसुलिन बनाने का जीन हमारे सभी सेल्स के पास में है, लेकिन वो एक्टिव कहाँ पर है? एक्टिव ओनली पेनक्रियाज की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स में, ओके, तो वहां पर वो एक्सप्रेस कर रहा है, वहां पर इंसुलिन बना रहा है, क्योंकि वहां पर फंक्शन करने के उसको अलग कर दिया। तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के टिश्यूज अलग अलग फंक्शन करे, इसलिए वहां पर अलग अलग जीन को एक्सप्रेस करने के लिए वहां पर जगह दी गई, ओके। बाकी हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम पर वहां पर जो जीन है वो, चाहे हिपेटोसाइट ले ली जाए आप, लीवर की सेल, चाहे स्किन की सेल ले ली जाए, चाहे लंग्स की सेल ले ली जाए, चाहे हार्ट की सेल ले ली जाए, सब जगह पर 46 क्रोमोसोम और सब जगह पर सेम जीनोटाइप मिलेगा आपको, ओके। बट हाँ, इतना है कि कुछ जगह पर वो सप्रेस कर दिए गए हैं, रोक दिया गया है उनका एक्सप्रेशन को, ओके, और कुछ जगह पर उनको एक्सप्रेस होने दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको समझना है कि होमोजाइगोसिटी उसने कैसे मेंटेन की मेंडल ने। तो उसने डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि रेसेसिव ट्रेट तो हमेशा होमोजाइगस होता है, तो जो शॉर्ट दिखा उसको वो तो होमो वापस उसने डायरेक्टली ले लिया, तो रेसेसिव के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेट है, जैसे टॉलनेस या फ्लावर का कलर, ऐसे हम पढ़ेंगे 7 टाइप के उसके कैरेक्टर्स, उसमें ट्रेट पढ़ेंगे, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट, ओके। तो हर एक के उसने ऐसा किया। तो एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर टॉलनेस का। तो जो टॉल होते हैं वो या तो होमोजाइगस टॉल हो सकते हैं या हेटेरोजाइगस टॉल हो सकते हैं, लेकिन डॉट तो हमेशा होमोजाइगस ही रहेगा। तो रेसेसिव वाला तो पहले ही मिल जाता है उसको, 7 तो मिल गए रेसेसिव वाले, तो अब उसको 7 होमोजाइगस डोमिनेंट वाले लेना है। उसने क्या किया, जो भी डोमिनेंट प्लांट दिखा उसको, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला, ट्रेट वाला, उस ट्रेट को उसने क्या किया, उसका सेल्फिंग किया, मतलब खुद ही अकेले प्लांट में क्रॉस करके देखा। तो उसने देखा कि जितने भी प्लांट थे टॉल, उनको जब क्रॉस किया तो उसको 2 तरह के रिजल्ट मिले, ओके। कुछ प्लांट जो टॉल थे उनमें प्रोजेनी भी 100% टॉल मिली, ओके, 100% टॉल, वहां पर जितनी भी प्रोजेनी थी वो 100% टॉल मिली, ओके। लेकिन कुछ टॉल प्लांट का सेल्फिंग करवाने पर, मतलब अकेला प्लांट है और खुद ही वहां पर पॉलिनेशन कर रहा है, तो उसकी जो सीड्स मिले उसको वापस से सोविंग किया उसने, वापस से ग्रो करवाया प्लांट को, ठीक है। तो वहां पर जो नए प्लांट दिखे उसको नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें से
50% टॉल और 50% डॉर्क मिले, ओके, 50% टॉल एंड 50% डॉर्क, ये रिजल्ट मिला, शॉर्ट बन गए 50%। तो इससे उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये डॉट तभी बन सकता है जब इनके पास में, दोनों के पास में स्मॉल टी होगा, तभी ये डॉट वाला ये एक्सप्रेस कर सकता है। कैपिटल टी होते तो कभी स्मॉल आता ही नहीं, ओके, सॉरी 25%, पहली जनरेशन में स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, हाँ 75% टॉल प्लांट और 25% डॉट प्लांट मिले उसको, 25%। तो जिसमें डॉट मिले उसको कुछ प्रोपोर्शन में, मतलब 25% मिले क्रॉस से, तो डॉट मिले और डॉट तो यूज ही नहीं किया था, मतलब उनमें कहीं ना कहीं डॉटनेस का जीन सप्रेस होकर के अवेलेबल था, जो उसने नेक्स्ट जनरेशन में आ गया। ज्यादा भले ही टॉल बन रहे, डोमिनेंट बन रहे, लेकिन साथ में डॉट बन रहे हैं, तो डॉट तभी पॉसिबल है जब दोनों स्मॉल टी आए। इस गैमेट में एक स्मॉल टी आया होगा, इस गैमेट में एक स्मॉल टी आया होगा, तब जाकर के स्मॉल टी बना होगा। मतलब इसके पास में कहीं ना कहीं स्मॉल टी था दोनों के पास में, मतलब ये जो प्लांट जिसका सल्फिंग करवाया वो हेटेरोजाइगस था। वाइल जिसमें 100% टॉल आए, कोई भी डॉट नहीं बना, तो डॉट इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि स्मॉल टी नहीं होंगे दोनों के पास में, तो एक ही प्लांट है, तो एक प्लांट के ऊपर सभी जीन सेम, मतलब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा अलील कैपिटल टी होगा, मतलब वो होमोजाइगस होगा। तो जिसके रिजल्ट 100% टॉल आए जनरेशन बाय जनरेशन, बार बार सल्फिंग करवाने पर भी कोई भी डॉट नहीं आया, ठीक है, मतलब ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता रहा, उसको कहा उसने कि वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। जबकि जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जनरेशन में डॉट दिखा, मतलब उसका मतलब है कि वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ये समझ में आया क्या बेटा? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ सर। ओके, हाँ, तो इस तरह से उसने सिलेक्ट करते गया कि कौन सा कैरेक्टर जो डोमिनेंट है वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, जो जो होमोजाइगस है उसको पिक कर लिया उसने वहां पर जो है वहां पर सिलेक्ट कर लिया। रेसेसिव वाले तो नहीं थे वहां पर, हमेशा होमोजाइगस ही रहता है रेसेसिव। तो इस तरह से उसने होमोजाइगोसिटी मेंटेन कर ली, मतलब होमोजाइगस लाइंस उसने निकाल ली वहां पर, प्योर लाइंस। होमोजाइगस डोमिनेंट जिसने आया उनको ले लिया उसने होमोजाइगस डोमिनेंट के फॉर्म में, और होमोजाइगस रेसेसिव ऑलरेडी था। जैसे हर एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव, तो रेसेसिव, ये हर एक कैरेक्टर के लिए दो दो ट्रेट उसने सिलेक्ट करता गया। तो 7 कैरेक्टर थे उसके पास, इसलिए 14 ट्रेट उसने ऑब्टेन कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स थे और 14 ट्रेट्स थे उसको लिख लेते हैं। डन सर। गुड, अदर बैचेस में भी हो गया बेटा? यस सर। मानकापुर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी। कौन स्क्रीनशॉट ले रहा है बेटा? शो। डन सर। ओके, तो हमें पता चल गया कि मेंडल ने होमोजाइगोसिटी कैसे मेंटेन की थी। ओके, उसने होमोजाइगस ट्रेट लिए, होमोजाइगस डोमिनेंट एक और होमोजाइगस रिसेसिव दूसरा ट्रेट, हर एक कैरेक्टर के लिए। 7 के लिए 14। मेंडल ने पी प्लांट में, गार्डन पी में कौन से 7 कैरेक्टर्स लिए थे और उनके 7 टू 14 ट्रेट्स, अपोजेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन से थे, और उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम क्रॉस में, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और रेसेसिव फॉर्म में। उनको नोट कर लो।
characters and contrasting traits. In garden tree. कौन से 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए उसने गार्डन की में? फर्स्ट serial number, then character, contrasting traits, contrasting trait में एक trait होगा dominant trait, ओके, और दूसरा होगा अपोजिट डोमिनेंट का अपोजिट रेसेसिव, ओके। उसके साथ में हम वहां पर उसका रिप्रेजेंटेशन भी बता देंगे कैसे उनको रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट, अब देखो हम उस बेसिस पर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे जिससे कि आपको याद भी हो जाए, क्योंकि आप कैरेक्टर्स को जो है वो जिस वे में बुक में दिया होता है उस वे में लिख लेते हैं और फिर उसके बाद, क्योंकि वो कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन हम उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पर फिर हमको याद हो जाएगा कि फ्लावर से रिलेटेड उसने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, सीड से रिलेटेड कितने कैरेक्टर्स लिए थे, स्टेम हाइट या प्लांट हाइट से रिलेटेड कितने कैरेक्टर्स लिए थे। ओके, ऐसा आपको क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभार। ओके, तो पॉट से रिलेटेड कितने कैरेक्टर लिए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं जो सबसे सिंपल हमने सबसे पहले पढ़ा था, प्लांट हाइट या स्टेम हाइट। तो स्टेम आएगा तो स्टेम के ऊपर फ्लावर आ सकता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आएगा तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ सकता है, फ्लावर। फिर फ्लावर आया तो फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद में वहां पर पॉड बन सकती है। पी प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूम मतलब पॉड आती है, फली आती है, तो वो मटर की फली आएगी पहले, और मटर की फली में उसके अंदर ओव्यूल से सीड बनेगी। फिर तो सीड हम उस सीक्वेंस में ले लेते हैं उसको, प्लांट हाइट और स्टेम हाइट। इसके लिए एक ही कैरेक्टर है, हाइट से रिलेटेड एक ही कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा टॉल। अगर प्लांट टॉल है उसको बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट, और डॉर्फ या शॉर्ट है उसको हम बोलेंगे रेसेसिव ट्रेट। टॉल दो टाइप के हो सकते हैं, ओके, होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट टॉल। वाइल डॉर्फ एक ही टाइप का होगा, होमोजाइगस रेसेसिव। ओके, तो रेसेसिव में तो आपको एक ही लिखना है, एक ही टाइप का जीनोटाइप। लेकिन देखो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम, टॉल डॉर्फ जो लिख रहे हैं ना, ये फीचर हो गए और इनको हम बोलेंगे फिनोटाइप्स। याद रखना, इस चैप्टर में हम बार-बार फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स टर्म यूज करेंगे। फिनोटाइप्स मतलब एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब जो कैरेक्टर्स हमको दिखेंगे उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। ओके, ऐसे में तो उसको हम फिनोटाइप वहां पर बोलेंगे, जैसे स्किन का कलर, हाइट, ओके, फिंगर्स का नंबर, फिंगर्स, ओके, ये जो सारी चीजें हैं वो दिख रही है ऑब्वियसली, तो इसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। तो ऐसे ही प्लांट टॉल हो रहा है या डॉर्फ हो रहा है, हमको बाहर से एक्सटर्नल विजिबल रहेगा, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स को हम फिनोटाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टॉल, डॉर्फ, ठीक है, टॉल है, डॉर्फ है वो प्लांट, ओके, फ्लावर का कलर वगैरह। तो ये जो हम ये कैरेक्टर्स में जो यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रेट का नाम, जो टॉल है या डॉर्फ है, ये हो जाएगा फिनोटाइप।
while जब हम जीन से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स मतलब किसी कैरेक्टर को अलील की पेयर से रिप्रेजेंट करना, अलील के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जीन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। अभी हम एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए एक जीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम दो कैरेक्टर एक साथ में ले लेते हैं कि वो प्लांट टॉल भी है और उसके ऊपर रेड फ्लावर भी आते हैं, तो हम उसको लिए दोनों दिखाना पड़ेंगे, टॉल प्लांट और रेड फ्लावर वाला भी जीन वहां पर दिखाना पड़ेगा। तो जितने कैरेक्टर बताते जाएंगे उनको एक साथ में रिप्रेजेंट करते जाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर और कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ जीन्स और अलीलोमॉर्फिक पेयर इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। तो जब हम उनको अलील की पेयर से या जीन से रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर लेटर्स के फॉर्म में ऐसा, तो उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ये ब्लैक कलर में मैंने फिनोटाइप्स लिखे हैं और ग्रीन कलर में जीनोटाइप्स। ओके, एक ही जीन का जीनोटाइप है ये। अगर हम जितने कैरेक्टर एक साथ में बोलते जाएंगे उतना उसमें जीनोटाइप लिखते जाएंगे। जैसे आपने बोला प्योर टॉल है और हेट्रोजाइगस रेड कलर का फ्लावर है, तो ऐसा जीनोटाइप लिख देंगे। प्योर टॉल मतलब होमोजाइगस टॉल, ओके, और हेट्रोजाइगस रेड है, ओके, हाइब्रिड रेड है, तो हेट्रोजाइगस रेड इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर बोला डॉर प्लांट है और उसके ऊपर होमोजाइगस रेड कलर के, प्योर रेड कलर के फ्लावर आ रहे हैं, तो ऐसा रिप्रेजेंट कर देंगे। डॉर प्लांट है और उसके ऊपर व्हाइट फ्लावर आ रहे हैं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, आर को स्मॉल लेटर में लिख देंगे। ओके, ये दो के लिए जीनोटाइप हो जाएगा। जैसे अगर तीन के लिए बोला तो तीन जीन से रिप्रेजेंट कर देंगे, तीन कैरेक्टर बोलेंगे। जितने कैरेक्टर बताते जाएंगे उनको जीन या अलील के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते जाएंगे, उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। सेकंड, अब फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर पर दो कैरेक्टर है, एक तो फ्लावर कलर के बेसिस पर और दूसरा फ्लावर किस जगह पर आएगा उसके बेसिस पर। फ्लावर कलर, मेंडल ने बताया था कि फ्लावर आते हैं वॉयलेट कलर के, ओके, लेकिन हम जो क्वेश्चन जब करते हैं, ओके, तब हमें वहां पर वॉयलेट कलर की जगह रेड कलर के फ्लावर वाला क्वेश्चन बताया जाता है। क्यों? क्योंकि मेंडल ने वॉयलेट कलर के फ्लावर्स वहां पर बताए थे, क्योंकि पी प्लांट ऐसा, गार्डन पी प्लांट ऐसा है कि उसको अगर आप जिस सॉइल में लगा रहे हो उसके बेसिस पे उसके फ्लावर का कलर चेंज हो सकता है। एसिडिक सॉइल में उसका कलर रेड हो सकता है और अल्कलाइन सॉइल में उसका कलर वायलेट ब्लूइश कलर का हो सकता है। ओके, तो मेंडल ने तो बताया था वायलेट कलर, उसने जब वहां पर मोनेस्ट्री में लगाया था। तो ओके, हम भी हमारे इंडिया में ज्यादातर सॉइल में लगाएंगे तो वो वायलेट कलर, ब्लू कलर के दिखेंगे आपको वहां पर फ्लावर के कलर। ओके, अगर कलरफुल फ्लावर आता है तो, या फिर व्हाइट आएगा या फिर कलरलेस। लेकिन अमेरिका वगैरह जिस जगह पर आप लगाएंगे तो वहां पर ज्यादातर सॉइल जो है एसिडिक होने के कारण वहां पर क्या होगा, वहां पर रेड कलर बन जाता है। वहां पर फ्लावर का कलर अगर आने वाला है डोमिनेंट रेड है तो रेड कलर दे देता है। तो जनरली क्या करते हैं कि इंडियंस भी या फिर बहुत सारे जगह के लोगों ने भी क्या कर लेते हैं कि जल्दी से वो फॉरेन ऑथर की बुक में से कोई भी एग्जाम्पल वगैरह जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ओके, और उसी बेसिस पर वो सारी चीजें चलती रहती है। इसलिए आपको क्वेश्चन में ज्यादातर रेड कलर आता है वहां पर। अभी मैंने भी बताया था रेड कलर के फ्लावर, क्योंकि क्वेश्चन में वही आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लावर कलर मतलब कलरफुल है, कलरफुल है मतलब डोमिनेंट है, एक्सप्रेस कर रहा है कलर मतलब पिगमेंट बन रहा है, मतलब वो एक्सप्रेस है। वायलेट बोलो या रेड बोलो, पिगमेंट बन रहा है मतलब डोमिनेंट रेड है। तो रेड का आर ले लेते हैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो होमोजाइगस रेड होगा तो कैपिटल आर आर, हेट्रोजाइगस रेड बोलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर से जीनोटाइप दिखाना है आपको। इसका अपोजिट कलरलेस होगा मतलब व्हाइट फ्लावर होगा, व्हाइट कलर के फ्लावर्स आएंगे। तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स है मतलब कलरलेस है, मतलब दोनों ऑलिव वैसे। फ्लावर से रिलेटेड नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर कहाँ कहाँ पर ग्रो होंगे, फ्लावर पोजीशन।
अब पी प्लांट पर फ्लावर दो तरह से आ सकते हैं, या तो अपाइकल फ्लावर हो सकता है, सॉलिटरी सिंगल फ्लावर आ सकता है वहां पर, ओके, या फिर हर एक ब्रांच पर फ्लावर आ सकते हैं वहां पर, एक्सियल फ्लावर। ब्रांच पर जब आएंगे तो उसको बोलेंगे एक्सियल फ्लावर्स, ओके। तो डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, मेंडल ने जब क्रॉस करके देखा दोनों के बीच में, तो डोमिनेंट कौन सा उसको मिला, कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है, उसने कहा एक्सियल, ओके, एक्सियल फ्लावर बनना, मतलब ऐसे फ्लावर आना, ये डोमिनेंट ट्रेट है, ओके। एक्सियल का ए लेटर ले लिया यहाँ पर, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जीन, ये यहाँ पर ऐसे फ्लावर बनाएंगे, एक्सियल ही फ्लावर आएंगे। और टर्माइनल फ्लावर या अपाइकल फ्लावर वाला रिसेसिव ट्रेट है, टर्माइनल और अपाइकल फ्लावर्स, अपेक्स पर सॉलिटरी फ्लावर आना, उसके लिए स्मॉल ए, ये जीन से रिप्रेजेंट। ये फ्लावर के दो कैरेक्टर हो गए। फ्लावर फर्टिलाइजेशन के बाद में, फ्लावर के बाद ओवरी से पॉड बन जाएगी, तो पॉड पर बेस्ड हम दो कैरेक्टर ले लेते हैं। तो पॉड कलर, अगर कलर है तो सबसे पहले कलर को लेते जाएंगे हम, और दूसरा है पॉड शेप। पॉड कलर, अब जब आप मटर खरीदने जाते हैं, ओके, गार्डन पीस खरीदने जाते हैं, तो जो पॉड आपको दिखती है, यहाँ पर बना है, जो पॉड आपको दिखती है वो जनरली ऐसी आपको ग्रीन और येलोइश कलर की, वहां पर लाइट ग्रीन कलर की, वहां पर ग्रीन और येलोइश कलर की आपको वहां पर दिखती है। तो पॉड का शेप ग्रीन अगर है तो डोमिनेंट है, ग्रीन कलर की पॉड डोमिनेंट होती है, ओके। तो ग्रीन का जी लेटर ले लिया हमने डोमिनेंट का, तो कैपिटल जी होमोजाइगस, और ये हेटेरोजाइगस की ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करेगा पॉड के। और ग्रीन नहीं है तो फिर वो येलोइश हो सकती है, लाइट ग्रीन येलोइश। तो येलो के लिए यहाँ पर येलो पॉड के लिए बात कर रहे हैं हम, पॉड का लिख रहे हैं कि येलो पॉड अगर मिलेगी तो उसको फिर आप स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करो। पॉड शेप, तो पॉड शेप या तो पूरा रेगुलर हो सकता है, फ्लैट हो सकती है, या फिर कुछ पॉड आपको ऐसी मिल सकती है कि जिसमें जहां जहां पर अंदर सीड है वहां पर कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ हो, ओके, कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ हो, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो डोमिनेंट होती है फुल या इन्फ्लेटेड बोलते हैं उसको, ओके। फुल को, ये फुल हो गई, इन्फ्लेटेड रेगुलर, लेकिन ये होगी कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्शन आए हैं। तो फुल और इन्फ्लेटेड का आई भी ले सकते हैं आप, या फुल का एफ भी ले सकते हैं, तो आपको लेना है वहां पर, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपने यहाँ पर कैपिटल आई स्मॉल आई, इन्फ्लेटेड का आई लेटर ले लिया। ओके, लेटर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या लेना है वहां, ओके। और वैसे ही कॉन्स्ट्रिक्टेड का वहां पर स्मॉल आई हो जाएगा, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड का सी ले लो, और सी को यहाँ पर फिर डोमिनेंट वाले में आपको कैपिटल सी स्मॉल सी दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर स्मॉल सी दिखाना पड़ेगा, ओके। तो नेक्स्ट है वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा रेसेसिव कैरेक्टर, उसको आप स्मॉल आई भी दिखा सकते हैं, या फिर स्मॉल सी, और फिर इनको एक ही लेटर लेना है, फिर सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो सबको सी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी ऐसा। रेसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर्स। पॉड के अंदर सीड आती है, और सीड के भी दो कैरेक्टर्स है फिर, और हमने कहा था 7 कैरेक्टर, तो अब ये खत्म हो रहे हैं, मतलब सीड कलर एंड सीड शेप, ये दो कैरेक्टर्स है यहाँ, ओके। तो सीड कलर, जब हम पॉड को खोलेंगे तो उसमें से सीड दो तरह के कलर की हमको फिर से मिल सकती है। पॉड भी दो कलर की थी, ग्रीन और येलो, ग्रीन वाला डोमिनेंट था पॉड कलर में, लेकिन पॉड को ओपन किया तो जो सीड मिलेगी उसमें भी दो तरह की सीड, दो कलर की सीड्स मिल सकती है हमको, तो कॉन्ट्रास्टिंग है वहां पर सीड कलर में। लेकिन यहाँ पर पॉड के ठीक अपोजिट है, ग्रीन पॉड होना, पॉड का
जो फली का कलर है वो ग्रीन होना वो डोमिनेंट ट्रेट था, जबकि यहाँ पर सीड अगर ग्रीन है तो वो रेसेसिव ट्रेट हो जाएगा। ओके, और येलो सीड का होना ये डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा। येलो सीड, यहाँ पर पूरा सीड्स लिख लो, येलो सीड्स डोमिनेंट ट्रेट है, और येलो का वाई लेटर ले लेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। रेसेसिव ट्रेट में ग्रीन सीड्स ये रेसेसिव ट्रेट हो जाएगा, सीड्स का कलर ग्रीन होना, तो इसके लिए फिर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। सीड का शेप, मोस्टली सीड्स जो मटर है, पी है, उसकी सीड्स ऐसी राउंडेड रहती है, रेगुलर रहती है। ओके, राउंडेड रेगुलर क्यों रहती है? क्योंकि उनका जो कवरिंग है, सीड का कवरिंग है, वो वहां पर सेलुलोज के कारण जब बनता है तो साथ में स्टार्च भी जो डिपॉजिट होता है, वो स्टार्च वहां पर रेगुलर ब्रांच बना करके ओके वहां पर डिपॉजिट होता है, और इसलिए सीड पूरी रेगुलर बनती है। सीड का जो कोट है उसके लिए स्टार्च हेल्प करता है उसको रेगुलर बनने के लिए, और स्टार्च में ब्रांचिंग होना चाहिए, स्टार्च के मॉलिक्यूल ब्रांच होना चाहिए। उसके लिए एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है ट्री प्लांट में, SBE1 बोलते हैं उसको, मतलब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नंबर 1 का फुल फॉर्म है स्टार्च। ये एम्स की जब एग्जाम होती थी ना तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता था, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम 1। ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम 1 क्या करता है? ये स्टार्च को ब्रांच करेगा और इसके कारण राउंड शेप वाली सीड बनेगी नॉर्मल, और राउंड शेप वाली राउंड सीड्स बनना, राउंड शेप की सीड्स बनना, ये वहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन अगर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट हो किसी भी प्लांट में, नहीं बन रहा है, उसका जीन इनएक्टिव आया है, रेसेसिव आया है, तो वहां पर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के एब्सेंस में सीड जो सीड हो जाती थी वो इस तरह से ऐसी हो जाती है, प्रॉपर राउंड नहीं बन रही है, और साथ में उसमें रिंकलिंग हो रहा है। ओके, जो कवरिंग है वो कवरिंग बराबर नहीं बन पा रहा है, उसमें आपको रिंकलिंग दिखेगी। तो सीड प्रॉपर राउंड शेप की नहीं हो पा रही है, उसमें ऐसी जो सीड का कवरिंग है ओके उसकी लेयर रेगुलर नहीं बन पा रही है, उसकी लेयर में कहीं ना कहीं पर इरेगुलरिटी आ रही है ना। रिंकलिंग जैसे रिंकलिंग कैसे हो जाती है, झुर्रियां कैसे पड़ जाती है, जैसे सीड कोट में रिंकलिंग हो गया है वहां पर। ये क्यों होता है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होने के कारण, मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मतलब वो रेसेसिव ट्रेट। तो राउंड सीड ये डोमिनेंट ट्रेट है। ओके, अब हम यहाँ पर रिंकल का W ले लेते हैं, क्योंकि राउंड का R से हमने रेड और इससे गड़बड़ हो सकती है। ओके, इसलिए हम राउंड सीड के लिए कैपिटल W होमोजाइगस राउंड, कैपिटल W स्मॉल w मतलब हेटेरोजाइगस राउंड, ये दिखा सकते हैं। और रिंकल्ड सीड्स, रिंकलिंग हुआ है उसमें, जो सीड बराबर नहीं बन रही है रेगुलर, उनको रिंकल्ड सीड बोलते हैं। तो रिंकल्ड सीड्स को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, तो ये हो गए मेंडल के कैरेक्टर्स एंड उसके 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो। डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके, सर ये पेज 3 है ना? क्या बेटा? सर ये 3rd पेज है ना? थर्ड पेज है मतलब मुझे नहीं पता, फोर्थ भी हो सकता है, आप लोग वहां पर चेक कर लो बेटा। ओके, पेज नंबर कौन सा है तुम्हारा? ये तुम कितने स्क्रीनशॉट लिए आप लोगों ने, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा भी हो, आप लोग उसके ऊपर देख लीजिए। अभी तो ये अपना जो हम लेक्चर है उसका लास्ट पेज है, ये तो लास्ट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके बेटा? Yes, sir. 3rd page है। ओके बेटा, ठीक है,
चलो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। Bye, कल हम sir. क्रॉस मेंडल के लॉज और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके क्रॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर, Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा।